हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। सम्राट अविश्वास में दक्ष को घूरने से खुद को रोक नहीं सका। क्या यह आदमी असली था? हा 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 हा। वो जल्दी ही अपना पेट पकड़कर जोर जोर से हंसने लगा। क्या हुआ? दक्ष ने पूछा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि वो क्यों हंस रहा था। अच्छा, बहुत अच्छा, तुम सच में भाग्यशाली हो। अगर तुमने मुझे नहीं रोका होता तो मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। भले ही तुम जीत गए, लेकिन यह एक शॉर्टकट के माध्यम से था। अगर तुमने मुझे जाने दिया होता तो इसका मतलब होता कि तुम एक उचित लड़ाई से डर गए थे। मेरी नजर में वह एक असफल दामाद होता, सम्राट ने लॉन क्लेन से कहा और जोर से हंसा। चिंता मत करो, अगर तुम असफल भी हो गए तो भी मैं तुम्हें मिंग्यू के साथ रहने से नहीं रोकूंगा। मैं तुम्हें अपने दामाद के रूप में स्वीकार करता हूँ। अब इसके बारे में चिंता मत करो और मुझे देखने दो कि तुम कितने मजबूत हो, उसने मुस्कुराते हुए कहा। 3 घंटे बीत गए। दक्ष जमीन पर बैठा हुआ भारी सांसें ले रहा था। मुझे लगता है कि अनुभव वास्तव में एक मजबूत चीज है। किसी भी कानून या मेरे दानव सम्राट काया का उपयोग किए बिना मैं उसके खिलाफ बहुत कमजोर हूँ। मैं उस आदमी के खिलाफ भी नहीं जीत सकता जिसके पास मेरे जैसी ही साधना है, दक्ष ने सोचा जब उसने सम्राट को देखा जो अभी भी कुछ दूरी पर खड़ा था। 3 घंटे, मुझे 3 घंटे लग गए और फिर भी मैं तुम्हें हरा नहीं सका। लेकिन ऐसा लगता है कि तुम्हारी क्यूई पहले ही खत्म हो गई। ये तो होना ही था। भले ही हमारी साधना प्रतिबंधित है, लेकिन हमारे क्यूई भंडार पर कोई असर नहीं पड़ा है। फिर भी जब तक तुम्हारी क्यूई खत्म नहीं हो जाती तब तक हार न जाना। ये बहुत प्रभावशाली है, सम्राट ने दक्ष की प्रशंसा की। अपनी बातों को बड़ा चढ़ाकर मत बोलो। मेरे पास कोई क्यूजे नहीं है। अब तुम मुझे आसानी से हरा सकते हो। यह मेरी हार है। कम क्यूई रिजर्व होने का मतलब यह नहीं है कि मैं जीत नहीं पाऊंगा, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। उसने बैठते ही अपने कपड़े झाड़ लिए। ओह सच में? क्या तुमने वास्तव में अपना सब कुछ दे दिया? मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारे पास अभी भी कुछ तरकीबें छिपी हुई है, सम्राट ने दक्ष से कहा और उसके चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान आ गई। ये भी सच था। दक्ष एक शुद्ध साधक के रूप में दूसरे साधक के खिलाफ इस लड़ाई में उतरना चाहता था। उसने अपने नियमों और कई अन्य क्षमताओं का उपयोग नहीं किया। मैं भी तुम्हारे लिए यही कह सकता हूँ। तुम्हारी ताकत के सम्राट के लिए तुम्हारे पास कानून न होना असंभव है। तुम इसका इस्तेमाल भी नहीं करते। ये कौशल की लड़ाई थी और मैं हार गया। बस इतना ही, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। सम्राट दक्ष की ओर चलते हुए धीरे से मुस्कुराए। जैसे ही वह दक्ष के पास पहुंचा, उसने अपना हाथ दक्ष के सिर पर रख दिया और उसका सिर सहलाने लगा। तुमने ईमानदारी से मेरी उम्मीदों को पार कर लिया है बेटा। मुझे खुशी है कि मिंग्यू को तुम्हारे जैसा पति मिला। तुम आज से उसके साथ रह सकते हो, उसने दक्ष से कहा। वो पीछे मुड़ा और दरवाजे की ओर चलने लगा। वो वापस मुड़ते समय दरवाजे के ठीक सामने रुक गया। ठीक है, जाओ और आराम करो। आराम करने के बाद सिंहासन कक्ष में मुझसे मिलो। मेरे पास तुम्हारे लिए जीतने के लिए कुछ है, उसने दक्ष से कहा, जिसने अपना सिर हिलाया। ओह ठीक है, चूंकि तुम मिंग्यू के साथ रह सकती हो, इसलिए तुम्हें रात में कमरे से बाहर निकलने की जरूरत नहीं है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मुझसे दोबारा झूठ बोलने की जरूरत पड़ेगी, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा और पीछे स्तब्ध दक्ष को छोड़ दिया। वह आदमी, वह जानता था। उसके चेहरे पर एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दिखाई दी, क्योंकि उसने महसूस किया कि लू जुनवेई को शायद पता था कि दक्ष रात में चुपके से बाहर निकलता है। क्या ऐसा हो सकता है कि उसने अंतरिक्ष के नियम के बारे में भी अनुमान लगा लिया हो? मैंने उसे कम आंका था, उसने सोचा और अपना सिर हिलाया। वह भी बाहर निकलने की ओर चलने लगा। वो सीधे मिंग्यू के कमरे में चला गया। जब वो गलियारे से गुजर रहा था तो उसके दिमाग में एक विचार आया। ओह ठीक है, अब वो मुझे स्वीकार करता है और वह यहाँ सम्राट है। उसके अधीन उच्च स्तरीय शिल्पकार अवश्य होंगे। अगर मैं उस आदमी से पूछूं तो वह मेरी आत्मा तलवार को एक मजबूत कलाकृति में बदलने में मदद कर सकता है। इसे पृथ्वी स्तर की तलवार या उससे भी अधिक उन्नत बनाना असंभव नहीं होगा।
उसने अपनी आत्मा तलवार के बारे में सोचते हुए कहा। मुझे लगता है कि जब मैं शाम को उनसे मिलूंगा तो उनसे बात करूंगा। वो इतनी छोटी सी बात के लिए मना नहीं करेंगे। अल्पविराम 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 अल्पविराम। उसी महल के एक कमरे में राजकुमार लू वांग अपने बिस्तर पर बैठे हुए कोई रास्ता सोचने की कोशिश कर रहे थे। मैं अभी उस आदमी से मिला हूँ। मैं उसके बारे में झूठ नहीं बोल सकता जिससे मिंग्यू मुझसे नफरत करने लगे। मैं केवल कुछ ऐसा कर सकता हूँ जिससे वह कुछ ऐसा करे जो गलतफहमी पैदा करने के लिए पर्याप्त हो, उसने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। मिंग्यू मुझसे, अपने भाई से प्यार करती थी और वह भी अपने पति से प्यार करती है। अगर मैं ऐसा करूं कि उन्हें लगे कि उसने मुझे मारने की कोशिश की है तो शायद ये काम कर जाए, उसने सोचा। लेकिन मैं ये कैसे करूं? वो अपने बिस्तर पर लेट गया और गहरी सोच में डूब गया। दक्ष मिंग्यू के कमरे में पहुंचा और दरवाजा खटखटाया। मिंग्यू ने दरवाजा खोला और बाहर देखा तो पाया कि दक्ष उसके सामने खड़ा है। तुम वापस आ गई हो। मेरे जागने से पहले तुम क्यों चली गई? कम से कम जाने से पहले तुम मुझे सूचित तो कर सकती थी। मिंग्यू ने दक्ष को डांटा और वह वापस मुड़ी और बिस्तर पर चली गई। उसके बाल अभी भी गीले थे, मानो उसने अभी अभी स्नान किया हो। दक्ष कमरे में दाखिल हुआ और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। मुझे खेद है, मुझे ये सुनिश्चित करने के लिए अपने कमरे में वापस जाना पड़ा कि आपके पिता को पता न चले। दुर्भाग्य से उन्हें पहले से ही पता है कि मैंने यहाँ रात बिताई है, उसने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा जब वह मिंग्यू के पास पहुंची, जो बिस्तर पर बैठी थी और टॉवर से अपने बाल सुखा रही थी। क्या ये सुनकर कि उसके पिता को पता है कि उन्होंने उनके एकमात्र आदेश का पालन नहीं किया है, वह चौंक कर खड़ी हो गई। उसने हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। क्या किया? क्या उसने तुम्हें डांटा? उसने चेहरे पर क्षमा प्रार्थी भाव के साथ दक्ष से पूछा। चिंता मत करो, उसने कुछ नहीं किया। वास्तव में उसने मुझे अब से तुम्हारे साथ रहने की अनुमति दी है, दक्ष ने कहा और उसने मिंग्यू को अपनी बाहों में भर लिया और उसके होठों को चूम लिया। मुझे शाम को उससे मिलना होगा, लेकिन तब तक मैं खाली हूँ, इसलिए उसने धीमी आवाज में कहा और मिंग्यू की आंखों में देखा। तो मिंग्यू ने अनजान बनते हुए पूछा, छोटी मिस, इतनी मासूमियत से पेश मत आओ, दक्ष ने कहा और अपना हाथ जो मिंग्यू की पीठ पर रखा था उसे नीचे लाकर उसके नितंब पर रख दिया, जिस पर उसने थप्पड़ मारा। दक्ष ने जब उसके नितंब पर थप्पड़ मारा तो उसके होठों से अनजाने में ही यह बात निकल गई। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। तो चलो काम पर लग जाएं। दक्ष ने अपनी बात पूरी करते हुए उसके हाथ से तौलिया लिया और उसे एक तरफ फेंक दिया, इससे पहले कि वह एक बार फिर मिंग्यू को अपनी बाहों में भर लेता। दोनों एक दूसरे को गले लगाते हुए बिस्तर पर गिर पड़े। अल्पविराम 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 अल्पविराम। लू वांग अपने कमरे से बाहर निकला और सिंहासन कक्ष की ओर चला गया जहां उसके पिता होने चाहिए थे। पिताजी, उसने सिंहासन कक्ष में प्रवेश करते ही लू जुनवेई का अभिवादन किया। कमरे में केवल सम्राट बैठे थे, कोई नौकर या पहरेदार नहीं था। वांगर, मैंने सुना है कि तुम सुबह वापस आ गए थे। तुम मुझसे मिलने अब क्यों आ रहे हो? सम्राट ने अपने बेटे से पूछा। मुझे खेद है पिताजी, मैं रात भर लगातार यात्रा करता रहा। जब मैं वापस आया तो मैं इतना थक गया था कि मैं आपसे मिलने नहीं आ सका। इसके अलावा ये बहुत जल्दी थी। मुझे यकीन नहीं था कि आपने अपनी रात्रि साधना पूरी कर ली है या नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि आपसे बाद में मिलना बेहतर होगा, लू वांग ने उत्तर दिया। क्या मैं गलत था पिताजी? उसने पूछा। बिल्कुल नहीं, मैं समझ सकता हूँ कि तुम कितने थके हुए होगे। क्या अब तुम्हें आराम मिल गया है? सम्राट ने अपने बेटे से पूछा। हाँ पिताजी, मुझे थोड़ा सोना है, लू वांग ने उत्तर दिया। ये तो अच्छा है। तो तुम्हारी यात्रा कैसी रही? क्या तुमने मेरा संदेश कियांदी के सम्राट तक पहुंचाया? सम्राट ने अपने बेटे से पूछा। हाँ पिताजी, मैंने इस भ्रम के लिए माफी मांगी और इसका कारण भी बताया। वे युद्ध विराम के लिए सहमत हो गए। हो सकता है कि बाद में वे पुष्टि के लिए अपना दूत यहाँ भेजे, लू वांग ने अपने बेटे से कहा।
ये बेहतर है, सम्राट ने बड़बड़ाया। हालांकि वह जल्दबाजी में निष्कर्ष पर पहुंचकर और जो कुछ हुआ उसके लिए हमें दोषी ठहरा कर गलत था, लेकिन अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं भी शायद वही करता, सम्राट जुनवेई ने आह भरते हुए कहा। सभी मंत्री कहाँ हैं, पिताजी? मैं यहाँ अकेला क्यों हूँ? लू वांग ने कमरे में खालीपन महसूस करते हुए पूछा। मुझे यहाँ कोई नौकर भी नहीं दिख रहा। ऐसा क्यों? उसने पूछा। वह ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने उन्हें एक दिन के लिए वापस भेज दिया था। मुझे किसी काम के लिए ये कमरा खाली चाहिए था, सम्राट ने उत्तर दिया। खैर, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, उन्होंने आगे कहा। मैं भी कुछ पूछना चाहता हूँ, पिताजी, लू वांग ने भी उत्तर दिया। किस बारे में पूछ रहे हो? सम्राट ने पूछा। उन्होंने कहा, पहले आप अपनी बात कह सकते हैं। आप क्या पूछना चाहते हैं? पिताजी, मैंने सुना है कि यू की शादी हो गई है, क्या ये सच है? लू वांग ने पूछा। यह सही है, ये सच है। वो अपने पति के साथ वापस आई। जाहिर है वह ही उसके साथ था और उसकी मदद की। यात्रा के दौरान वे एक दूसरे के प्यार में पड़ गए और शादी कर ली। लू जुनवेई ने अपना सिर हिलाया। आपको उनसे मिलना चाहिए, वो वाकई बहुत अच्छे इंसान हैं। मैं उन्हें बहुत पसंद करता हूँ। वो कुछ हद तक मेरे जैसे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि एक तरह से मुझसे भी बेहतर है, उन्होंने दक्ष की तारीफ करते हुए कहा। लू वांग ने कोई जवाब नहीं दिया और केवल अपना सिर झुका लिया। बेशक वो बेहतर हो जाएगा। वो ऐसा व्यक्ति है जिसने जाहिर तौर पर उस व्यक्ति के दोस्त को मार डाला जिसने मुझे जीवन दिया। मैं केवल कल्पना कर सकता हूँ कि वो व्यक्ति कितना मजबूत था, उसने सोचा। तो तुम्हें वो पसंद है? लू वांग ने अपने पिता से पूछा। क्या तुमने उसे स्वीकार कर लिया है? हाँ, मैंने उसे परिवार में स्वीकार कर लिया है। वो सब कुछ है जो मैं एक दामाद से चाह सकता था, सम्राट ने अपना सिर हिलाया। मैं समझ गया, लू वांग ने अपना सिर हिलाया। तुम किस बारे में बात करना चाहते थे? उसके पिता ने भी कुछ बात कही थी, लेकिन उन्होंने लू वांग को पहले बोलने दिया था। ऐसा लग रहा था कि यह महत्वपूर्ण था। लू वांग को आश्चर्य हुआ कि वह क्या हो सकता है। ओह ठीक है, यह मिंग्यू के बारे में भी है। वह वापस आई और मुझे उस समय के बारे में बताया जब वह लापता हो गई थी। उसने ये भी बताया कि क्या हुआ था। उसके अनुसार तुम्हें पेई जेन ने मारा था। ये किस बारे में है? लू जुनवेई ने अपने बेटे से पूछा। लू वांग के हाथ एक पल के लिए कांप उठे, लेकिन मुट्ठी बंद होने पर वे कांपने बंद हो गए। दूसरी ओर उसका चेहरा उल्लेखनीय रूप से शांत बना रहा। वो लड़की, मुझे मत बताना कि उस दिन वो मेरा पीछा कर रही थी। इसका मतलब है कि मेरी हरकतों से उसकी जान भी खतरे में पड़ गई थी। तुम कुछ क्यों नहीं बोल रहे हो? क्या वो सही कह रही है? सम्राट ने अपने बेटे की चुप्पी पर भौहें चढ़ाते हुए पूछा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उसने वास्तव में क्या कहा? वह वास्तव में कहाँ थी और उसने आपको क्या बताया? लू वांग ने पूछा। ठीक है, सम्राट ने मिंग्यू द्वारा बताई गई कहानी समझानी शुरू की और उस अर्ध नकाबपोश व्यक्ति के बारे में भी बात की जिसने मिंग्यू को क्रिस्टल दिया था। वो आदमी, मेरी बहन के साथ ये दुर्घटना उसी की वजह से हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि उसे खुद नहीं पता था कि भाग्य का क्रिस्टल मिंग्यू को कहाँ ले जाएगा? कहानी सुनते ही लू वांग को आश्चर्य हुआ। जिस आदमी ने उसे पुनर्जीवित किया था वही मिंग्यू को क्रिस्टल देने के लिए भी जिम्मेदार था। इसके अलावा वह वही था जो चाहता था कि वह दक्ष को मारने के लिए कोई भी योजना अपनाए। ये थोड़ा बहुत संयोग लग रहा था। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या ये सब उसकी योजना का हिस्सा था और उसने ऐसा होने की उम्मीद में मिंग्यू को दक्ष के पास भेजा। लू वांग ने भी सोचा कि उसे पुनर्जीवित किया गया था ताकि उसे दक्ष के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सके। अगर यह सच भी है तो मैं क्या कर सकता हूँ? वह आदमी भी बहुत ताकतवर है। वो दक्ष को इसलिए नहीं मारता क्योंकि वो खुद को शामिल नहीं कर सकता। मैं सिर्फ उसकी बात सुन सकता हूँ। इसके अलावा वो चीज मेरे शरीर के अंदर है। और उसके बाद वे यहाँ पहुँचे। सम्राट ने अंततः दक्ष को मिंग्यू की कहानी सुना दी। तो तुम क्या कहते हो? क्या वह सच कह रही है या तुम सच कह रहे हो? उसने अपने बेटे से पूछा। लू वांग ने एक घुटने पर बैठने से पहले 2 कदम आगे बढ़ाए।
लू जुनवेई ने आंखें मूंद ली जब उसने अपने बेटे की प्रतिक्रिया देखी। वह क्या कर रहा था? मैं माफी चाहता हूँ पिताजी, मैंने आपसे झूठ बोला था। मिंग्यू सही है, ये पेई जैन था जिसने मुझे मारने की कोशिश की थी। लू जुनवेई ने अपना सिर नीचे रखते हुए अपने पिता को सच्चाई बताई। मिंग्यू ने शायद ये देखा होगा, वैसे भी उन्होंने सोचा कि मैं मर चुका हूँ और मुझे एक गड्ढे में फेंक दिया। सौभाग्य से एक बूढ़े व्यक्ति ने मेरी मदद की। मैं लंबे समय तक कोमा में था और हाल ही में होश में आया हूँ। उसके बाद मैं यहीं वापस आ गया, उन्होंने आगे कहा। सम्राट क्रोधित होकर खड़ा हुआ और अपने सिंहासन की कुर्सी पर जोर से थपथपाया। ट्रिसियन के वे कमीने, वे हमारे सामने हमारे दोस्त बनकर पेश आते हैं, जबकि वे हमारी पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करते हैं। मेरे बेटे को मारने की उनकी हिम्मत कैसे हुई? मैं उन्हें नष्ट कर दूंगा। वह गुस्से में दहाड़ उठा। सौभाग्यवश उसके बेटे के अलावा उसे चिल्लाते हुए देखने वाला कोई नहीं था। तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला? उसने अपने बेटे की ओर देखा और पूछा। बिल्कुल इसी कारण से, मैं नहीं चाहता था कि तुम परेशान हो जाओ और एक और युद्ध छेड़ दो। जब मैं वापस आया तो इतने लंबे समय तक लड़ने के बाद हमारे साम्राज्य की हालत पहले से ही काफी खराब थी। हम एक और युद्ध लड़ने का जोखिम नहीं उठा सकते, इसलिए मैंने झूठ बोला और सच छुपाया, युवा राजकुमार ने अपना सिर नीचे रखते हुए उत्तर दिया। सम्राट ने अपने बेटे को अजीब नजरों से देखा। ये बच्चा इतना कुछ होने के बाद भी बदला लेने और गुस्सा करने की बजाय अभी भी अपने साम्राज्य के बारे में सोच रहा था। वो अपने बेटे पर ऐसे कैसे गुस्सा हो सकता है? वो नीचे देखते हुए आह भरने से खुद को रोक नहीं सका। ठीक है, तुम्हें माफी मांगने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी तुम्हें मुझे वापसी के बारे में बता देना चाहिए था। मुझे लगा कि मिंग्यू मुझसे झूठ बोल रही है जबकि वह सही थी। अपनी बेटी पर शक करना कितना शर्मनाक है। सम्राट ने अपना सिर हिलाया। मुझे अब उससे माफी मांगनी चाहिए। खड़े हो जाओ, तुम्हारे दिल में सबसे अच्छे इरादे थे, इसके लिए नीचे मत देखो। भले ही तुमने मुझसे झूठ बोलकर गलती की हो, लेकिन मैं तुम्हें माफ करता हूँ, सम्राट ने अपने बेटे से कहा और वो उसकी ओर बढ़ा। तुम अभी भी जवान हो, बेशक तुम चिंतित होगे। कठोर होने के लिए मुझे खेद है। दक्ष मिंग्यू को चूम रहा था और उसका हाथ उसके पूरे शरीर पर घूम रहा था। इंतजार, मिंग्यू ने अपने होंठ मुक्त करते हुए दक्ष से कहा। क्या? दक्ष ने उसकी गहरी खूबसूरत आंखों में देखते हुए उससे पूछा। हम अभी ऐसा नहीं कर सकते, उसने चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव के साथ कहा। क्यों नहीं? दक्ष ने कहा, उसका हाथ अभी भी उसके अल्पविराम मुंह पर टिका हुआ था। क्योंकि मुझे जाना है, माँ बीमार है, मुझे आज उनके साथ जाना है। क्या तुम रात तक इंतजार कर सकते हो? उसने आंखों में एक प्यारी सी झलक के साथ पूछा। दक्ष को नहीं पता था कि ऐसा क्यों है, लेकिन उसे लगा कि मिंग्यू अब घर वापस आने के बाद ज्यादा प्यारी लग रही है। वह पहले थोड़ी दृढ़ इच्छा शक्ति वाली थी, लेकिन अब जब वह घर आ गई है तो वह एक बच्ची की तरह लग रही थी, क्योंकि वो उसे सीधे बताने के बजाय उससे अनुमति मांग रही थी। दक्ष ने उसके होठों पर हल्का सा चुंबन लिया और फिर एक तरफ लुढ़क गया, जिससे वह मुक्त हो गई। ठीक है, ये भी महत्वपूर्ण है, उसने छत की ओर देखते हुए कहा। मिंग्यू उठकर बैठ गई और अपना हाथ उसके सीने पर रखते हुए उसने पूछा, क्या तुम नाराज हो? मुझे माफ कर दो। नहीं, चिंता मत करो, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं बस सोच रहा हूँ कि जब तुम यहाँ नहीं होगे तो मुझे तुम्हारी कितनी याद आएगी, भले ही यह कुछ घंटों के लिए ही क्यों ना हो। दक्ष ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराते हुए कहा। मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी, तुम्हें मेरी इतनी भी याद नहीं आएगी, मिंग्यू ने कहा और उसने दक्ष के होठों को चूमा, मानो उससे धन्यवाद दे रही हो। इस बार चुंबन लंबे समय तक चला, मानो वो उसके होठों को आजाद नहीं करना चाहती थी। लगभग 5 मिनट के लंबे चुंबन के बाद उसने आखिरकार उसके होठों को आजाद कर दिया। उसकी सांसें अभी भी थोड़ी भारी लग रही थी और उसकी आंखें अभी भी धुंधली थीं, क्योंकि वे दक्ष की सुनहरी आंखों में देख रही थी। बिस्तर से उतरने से पहले उसने उससे कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ।
मैं रात का इंतजार नहीं कर सकती, उसने कहा और फिर दरवाजे से बाहर भाग गई और दक्ष को पीछे छोड़ दिया। कमरे में फंसे हुए दक्ष ने अपनी आंखें बंद कर ली और उन्हें अपनी बाहों से ढक लिया। मुझे जी किंग और अन्य लोगों की भी याद आती है। जब से मैंने उन्हें आखिरी बार देखा है तब से बहुत समय बीत चुका है। क्या मुझे उन्हें यहाँ लाना चाहिए? लेकिन मिंग्यू के पिता को मेरी अन्य पत्नियों के बारे में नहीं पता है। अगर उन्हें पता चल गया तो वे सचमुच मुझे मार सकते हैं। मैंने उनके बारे में जो भी धारणाएं बनाई हैं, वे तुरंत नष्ट हो जाएंगी, उसने बुदबुदाते हुए कहा, क्योंकि उसे आश्चर्य हो रहा था कि वह अपनी अन्य महिलाओं से कैसे मिल पाएगा। उसे नहीं पता था कि सम्राट को पता चलेगा या नहीं। वह आदमी दक्ष के अपने कमरे से अनुपस्थित होने के बारे में जान सकता था। यह भी संभव था कि अगर दक्ष अपनी दूसरी महिलाओं को बाहर ले आए तो वह आदमी जान सकता था, और यही एक समस्या थी। एक पिता को पता था कि उसकी बेटी के पति, जिसकी उसने हाल ही में प्रशंसा की थी, कि 5 से अधिक पत्नियां थीं। वह जानता था कि यह ठीक नहीं होगा। अरे, अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद मैं भी गुस्सा हो जाता। अगर मेरी बेटी के पति की और पत्नियां होती तो मैं शायद उसकी टांगे तोड़ देता। और ऐसा तब है जब इस दुनिया में ये सामान्य बात है। मुझे लगता है कि पिता एक जैसे ही होते हैं, चाहे दुनिया कोई भी हो, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे जल्दी ही महल से बाहर जाना होगा और उन्हें वहां लाकर स्थिति के बारे में बताना होगा। मैं साम्राज्य नहीं छोड़ सकता क्योंकि मुझे यहाँ भाग्य के नियम को समझना है। इसलिए मेरे पास महीनों का समय नहीं रह जाएगा। मैं उन्हें अंधेरे में नहीं छोड़ सकता। पिता और माँ भी चिंतित होंगे, उसने सिर हिलाते हुए कहा। मैं कल शहर देखने के बहाने बाहर जाऊंगा। वे मुझे नहीं रोकेंगे। फिर मैं ये कर सकता हूँ। एकमात्र समस्या ये होगी कि अगर वे मेरे साथ एक गार्ड भेजने की कोशिश करेंगे, मुझे उससे छुटकारा पाना होगा या फिर उसे कहीं खो देना होगा, उसने निर्णय लिया। दक्ष पूरे दोपहर अपने कमरे में रहा और अपना समय साधना में बिताया क्योंकि उसके पास इस समय करने के लिए और कुछ नहीं था। उसने शाम को सम्राट से मिलने की योजना बनाई थी। तब तक वह साधना करता रहा। धीरे धीरे समय बीतता गया और दिन का उजाला धुंधला होने लगा, जो शाम के आगमन का संकेत था। दक्ष बिस्तर पर बैठा था और उसने तभी अपनी आंखें खोली जब उसे एहसास हुआ कि अब चलने का समय आ गया है। वह बिस्तर के किनारे की ओर बढ़ा और बिस्तर पर बिछे मखमली चादर को सरका दिया। पैरों को जमीन पर टिकाकर उसने अपने कपड़े ठीक से व्यवस्थित किए। उसने दरवाजे के हैंडल को छुआ, जो छूने पर ठंडा लग रहा था, और उसे धीरे से खोलकर लंबे गलियारे में कदम रखा। वह लंबे गलियारे से होते हुए सिंहासन कक्ष में पहुंचा, जिसे वह पहले ही देख चुका था। यह सुंदर और आलीशान हॉल था, जहां वह मिंग्यू के साथ पहली बार एस्टेरिया के सम्राट से मिला था। जब वह सिंहासन कक्ष की ओर जा रहा था तो उसकी नजर कई पहरेदारों पर पड़ी, जो अपने धारदार हथियार पकड़े हुए थे। राजकुमार पत्नी को नमस्कार। सभी पहरेदारों ने दक्ष का सम्मानपूर्वक स्वागत किया क्योंकि वह मिंग्यू का पति था। दक्ष को इस विशाल शाही महल में आए हुए अभी कुछ ही समय हुआ था और पहरेदारों को उसके बारे में पहले ही पता चल चुका था। यहाँ तक कि जिन लोगों ने पहले कभी दक्ष को नहीं देखा था, उन्हें भी उसका अच्छी तरह से तैयार किया गया चित्र दिखाया गया ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे दक्ष के लिए कोई परेशानी पैदा न करें। दक्ष चलते हुए गार्डों के अभिवादन का जवाब देने के लिए अपना सिर हिलाता रहा। काफी दूर तक चलने के बाद वह अंततः सिंहासन कक्ष तक पहुंच गया। क्या सम्राट अंदर है? उसने बाहर खड़े पहरेदारों से पूछा। हाँ, गार्डों ने संक्षिप्त और सीधे तरीके से जवाब दिया। दक्ष आगे बढ़ा और अंदर कदम रखते ही दरवाजा खोल दिया। वो सिंहासन कक्ष के मध्य में चला गया और अपना सिर हल्के से झुकाया। ससुर जी, आपने मुझे आपसे मिलने के लिए कहा था। वो ये भी देख सकता था कि आज सिंहासन कक्ष लगभग खाली था। सम्राट और उसके अलावा वहां कोई नहीं था। सम्राट ने लू वान के साथ बातचीत पूरी कर ली थी और उसे वापस भेज दिया था, इसलिए जब दक्ष आया तो वह अकेला ही यहाँ था। यह सही है, मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया था और मुझे यकीन है कि तुम पहले से ही जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों बुलाया है ना?
सम्राट ने अपने चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान के साथ पूछा। आह, मुझे इनाम देने के लिए? दक्ष ने पूछा। उसे याद आया कि उस आदमी ने कहा था कि अगर वो सफल रहा तो उसे कुछ विशेष इनाम दिया जाएगा। मैंने तुम्हें पुरस्कृत करने और औपचारिक रूप से परिवार में स्वीकार करने के लिए यहाँ बुलाया है। अब तुम हमारा हिस्सा हो, तो क्या तुम पुरस्कार देखने के लिए उत्साहित हो? सम्राट ने पूछा और दक्ष के चेहरे पर एक शांत भाव देखा। हालांकि सम्राट उत्साहित लग रहा था, लेकिन दक्ष एक ऐसा व्यक्ति था जो बहुत पहले ही खजाने की प्यास खो चुका था। उसे खजाने प्राप्त करना अच्छा लगता था, लेकिन इससे उसे उतनी संतुष्टि नहीं मिलती थी। वो और क्या मांग सकता था? उसके पास एक फीनिक्स ब्लड रोग था जो कम से कम पहले से ही एक स्वर्गीय ग्रेड रक्षात्मक कलाकृति थी। इसके अलावा उसके पास संत राजा तलवार थी जो उसके साथ मजबूत होती जा रही थी। इतना ही नहीं, उसके पास समय की तलवार भी थी जो सचमुच दुनिया की सबसे शक्तिशाली कलाकृति थी और जिसमें अद्वितीय शक्ति थी। उसे यकीन था कि उस हथियार में और भी बहुत कुछ था, लेकिन वह नहीं जानता था कि उसकी पूरी ताकत कैसे इस्तेमाल की जाए। वह इस समय इसे सिर्फ एक कुंद हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि यह एक गॉड ग्रेड हथियार नहीं था। जहां तक अन्य खजानों की बात है, तो उसके पास और भी बहुत सारे खजाने थे जिनका उसने इस्तेमाल भी नहीं किया। उन खजानों में से एक अजीबोगरीब दस्ताने थे जो उसे दिव्य स्वर्ग संप्रदाय से मिले थे। अभी तक उसे उनके बारे में कुछ खास नहीं मिला है। इतना कुछ झेलने के बाद अब वो इतना भोला नहीं रह गया था कि खजाने को देखकर खुश हो जाए। इस यात्रा में उसने बहुत कुछ देखा था। सम्राट ने भ्रमित होकर आंखें मूंद ली। मिंग्यू से जो कुछ उसने सुना था उसके अनुसार दक्ष एक पिछड़े राज्य से था जहां सबसे शक्तिशाली साधक केवल पृथ्वी क्षेत्र का साधक था। ये सौभाग्य की बात थी कि वह इतना बड़ा हो पाया, लेकिन फिर भी क्या उसे खुश नहीं होना चाहिए कि इस दुनिया के सबसे शक्तिशाली सम्राटों में से एक उसे इनाम दे रहा है? ऐसा क्यों लगा कि यह वह था जिसने दक्ष को खजाना देने का एहसान किया था, न कि दक्ष ने इसे प्राप्त करने का? आप कम से कम मुझ पर मुस्कुराहट तो दिखा सकते हैं। सम्राट स्वयं को टिप्पणी करने से रोक नहीं सके। ओह, मुझे माफ कर दो, मैं किसी विचार में खोया हुआ था। मैं अपने खजाने को देखने के लिए उत्साहित हूँ, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम बदमाश, तुम्हें मुझे झूठी मुस्कान दिखाने की जरूरत नहीं है। क्या तुम मुझे बेवकूफ समझते हो? सम्राट ने दक्ष से पूछा और उसने अपना सिर हिलाया। उसे लगा कि यह असली मुस्कान नहीं थी। खैर, मैं तुम्हें खजाना तो दे ही दूंगा, लेकिन इसमें एक अनोखी बात है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। उसने अपना दाहिना हाथ सिंहासन के कठोर आर्मरेस्ट से धीरे से उठाया और उसे दक्ष की ओर धीरे से हिलाया। जैसे ही उसने दक्ष की ओर हाथ हिलाया, उसके सामने दो खूबसूरत बक्से प्रकट हो गए। इनमें से एक बक्सा ऐसा लग रहा था जैसे वो शुद्ध सोने से बना हो, जबकि दूसरा बक्सा ऐसा लग रहा था जैसे वो शुद्ध चांदी से बना हो। ये दोनों बक्से एक जैसे आकार के थे और दक्ष के घुटनों तक आते थे। क्या ये दोनों मेरे लिए हैं? कौन सा खजाना? दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। सम्राट ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, उनमें से एक आपके लिए है, जबकि दूसरा मेरे बेटे के लिए है। ये दोनों मेरे ल्यू परिवार की विरासत के खजाने हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे हैं और केवल लड़कों को ही दिए जाते हैं। चूंकि मेरा कोई भाई नहीं था, इसलिए मुझे दोनों ही विरासत में मिले, उन्होंने आगे कहा और जमीन पर पड़े दोनों बक्सों को देखा जो बहुत ही खूबसूरत लग रहे थे। मैंने तय कर लिया था कि मैं ये दोनों खजाने अपने इकलौते बेटे को नहीं दूंगा। मैंने तय कर लिया था कि मेरा दामाद भी मेरे बेटे जैसा होगा, इसलिए इनमें से एक वांग को मिलेगा जबकि दूसरा मेरे दामाद के लिए। मैं इन बक्सों को बाहर लाने से पहले मिंग्यू की शादी का इंतजार कर रहा था, उसने दक्ष से आगे कहा, जो सोच रहा था कि उसका कौन सा बक्सा उसके लिए है। इनमें से कौन सा आपके बेटे के लिए है? सोने वाला, उसने सम्राट से पूछा। सोने वाला ज्यादा आलीशान लग रहा था, इसलिए संभावना थी कि यह उसके असली बेटे के लिए था। इसका उत्तर आपको तय करना है। फिलहाल इनमें से कोई भी बक्सा आप में से किसी का नहीं है। मैं आपको इसे चुनने का पहला मौका दे रहा हूं ताकि यह आपके लिए उचित हो, लेकिन आप नहीं देख सकते कि उनके अंदर क्या है।
ये केवल आपकी किस्मत और नियति हो सकती है कि आपको क्या मिलता है, सम्राट ने दक्ष से शांति से कहा। दिलचस्प है, तो मुझे चुनने का मौका मिला, लेकिन ये सिर्फ एक यादृच्छिक अनुमान है, बिना ये देखे कि अंदर क्या है। पहले चुनने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मुझे ये भी नहीं पता कि मैं क्या चुन रहा हूँ, दक्ष ने बक्सों के पास जाते हुए सोचा। वो पहले सुनहरे बक्से के सामने रुका और फिर सम्राट की ओर देखा। क्या मैं इन्हें देख सकता हूँ या छू सकता हूँ? तुम कर सकते हो, सम्राट ने सिर हिलाया और दक्ष को बक्से को छूने की अनुमति दे दी। साथ ही यह भी पूछा कि क्या बक्से को छूने का कोई फायदा भी है? बक्सों का कोई महत्व नहीं था, महत्वपूर्ण ये था कि बक्से के अंदर क्या था। दक्ष ने गोल्डन बॉक्स को छुआ और उसकी चिकनी बनावट को महसूस किया। उसकी उंगलियां धीरे से उसके सामने पड़े बॉक्स पर चली गईं। बॉक्स को छूना तो बस एक बहाना था, उसका मुख्य उद्देश्य बॉक्स के जितना करीब हो सके उतना करीब जाना था, ताकि वह अपनी दिव्य इंद्रियों को बेहतर रेंज दे सके। वो उत्सुक था कि क्या वो बॉक्स के अंदर देख सकता है। यह एक विफलता थी, उसकी दिव्य इंद्रिय बॉक्स को भेदने में विफल रही। आखिर वो किस चीज से बना था कि उसकी दिव्य इंद्रिय भी अंदर नहीं देख सकी? असफल होने पर उसे एहसास हुआ कि चांदी के बक्से पर भी इसे आजमाना बेकार होगा, क्योंकि उसमें भी वही विशेषताएं हो सकती है, लेकिन फिर भी उसने इसे आजमाया। उसने अपना हाथ सोने के बक्से से हटा लिया और चांदी के बक्से की ओर बढ़ा और वही कोशिश की। हालांकि उसकी दिव्य इंद्रिय एक बार फिर बॉक्स के अंदर देखने में विफल रही, फिर भी वह अंतर खोजने में सक्षम था। ये बॉक्स दूर से दूसरे बॉक्स की तरह चिकना लग रहा था, लेकिन उसकी उंगली ने इसे छुआ। उसने महसूस किया कि यह असामान्य रूप से खुरदरा था, इतना कि यह कुछ अजीब लग रहा था। क्या तुमने फैसला कर लिया है? सम्राट ने दक्ष को कुछ समय देने के बाद उससे पूछा। ये कठिन है, लेकिन हाँ, मैंने फैसला कर लिया है, दक्ष ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। अच्छा, तो तुमने क्या निर्णय लिया? सम्राट ने लांग चेन से पूछा, ये सोचकर कि उसने क्या निर्णय लिया है। मैं इसे चुनता हूँ, दक्ष ने शांति से कहा और दो बक्सों में से एक की ओर इशारा किया। चांदी वाला, सम्राट। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है, वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। ने भौहें सिकोड़ते हुए पूछा। उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। क्या तुम सच में सोने वाला नहीं लेना चाहते? ये बेहतर और ज्यादा प्रीमियम लगता है। जैसा कि तुमने कहा, बॉक्स प्रीमियम दिखता है, लेकिन मैं बॉक्स नहीं ले रहा हूँ। मैं अंदर छिपे खजाने को चुनने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं किसी किताब का मूल्यांकन उसके कवर से नहीं करता, दक्ष ने जवाब दिया और उसने चांदी के बॉक्स को देखा। उन्होंने अपरंपरागत चांदी के बक्से को लेने का निर्णय लिया था, जो थोड़ा अजीब लग रहा था। हालांकि सोने का बक्सा अधिक शानदार लग रहा था। ठीक है, चांदी का डिब्बा तुम्हारा है, सम्राट ने फिर से हाथ हिलाते हुए कहा। सोने का डिब्बा निराश करने वाला था और केवल चांदी का डिब्बा ही वहां रह गया। क्या मैं इसे अभी खोल सकता हूँ? दक्ष ने पूछा। उसे आश्चर्य हुआ कि क्या वह इसे अभी खोल सकता है, क्योंकि यह बक्सा उसका है। बेशक, ये तुम्हारा है, इसे खोलो, सम्राट ने कहा और सीधे बैठ गया। खजाने को देखने के बाद दक्ष की प्रतिक्रिया के लिए उत्साहित था। उस आदमी ने खजाने के बारे में सुनकर जैसी प्रतिक्रिया की थी, वैसी उसने अपेक्षा नहीं की थी। लेकिन जब दक्ष ने वास्तव में इसे देखा तो यह अलग होगा, उसने सोचा। दक्ष बॉक्स के करीब गया और उसे धीरे से खोला। बॉक्स थोड़ा भारी लग रहा था। अपनी सारी ताकत के बावजूद भी उसे इसे खोलने में मुश्किल हो रही थी। इसमें थोड़ा प्रयास करना पड़ा, लेकिन वो बक्सा खोलने में सफल रहा, जिसे खोलना कठिन था। सम्राट ने प्रशंसा में सिर हिलाया, क्योंकि उसने देखा कि दक्ष ने इतनी जल्दी बॉक्स खोल दिया। उसने सोचा था कि बॉक्स कैसा था, इसे देखते हुए दक्ष को ज्यादा समय लगेगा, लेकिन उसने लू जुनवेई के अनुमान से कम समय लिया। जैसे ही दक्ष ने बॉक्स खोला, उसने अंदर एक काला कपड़ा देखा जो ठीक से मोड़ा हुआ था। वह क्या था? वह हैरान था। उसने सोचा था कि यह कोई हथियार या कुछ और होगा, लेकिन ये कपड़े का एक टुकड़ा था। क्या लू जुनवेई उससे मजाक कर रहा था? उसने अपना हाथ बक्से के अंदर डाला और कपड़े को बाहर निकाला। अंततः उसे कपड़े का अच्छा दृश्य देखने को मिला।
यह एक रोब था, उसे एक रोब दिया गया था, लेकिन वह महसूस कर सकता था कि यह केवल एक गोल्ड ग्रेड कलाकृति थी। क्या बकवास है, यह आदमी उसके साथ खिलवाड़ कर रहा था। विरासत में क्या खजाना मिला? यह एक सोने की ग्रेड की पोशाक थी। उसका फीनिक्स ब्लड रोब बहुत ऊंचे स्तर का था और स्वर्ग ग्रेड की पोशाक थी। यह उससे पहले बहुत बेकार लग रहा था। यह क्या है? उसने सम्राट से पूछने का निश्चय किया। यह वो विरासत है जिसे तुमने चुना है, सम्राट ने मुस्कुराते हुए दक्ष से कहा। क्या आप कुछ मजेदार जानना चाहते हैं? सुनहरे बक्से में एक अर्ध संत श्रेणी की कलाकृति थी। मानो दक्ष को और अधिक जलाने के लिए सम्राट ने उसे दूसरे बॉक्स के बारे में बताया और यह काम कर गया। दक्ष का चेहरा निराशा में तमतमा उठा। दूसरे बॉक्स में हाफ सेंट ग्रेड आर्टिफैक्ट था। क्या वह वाकई इतना बदकिस्मत था? उसने हाफ सेंट आर्टिफैक्ट के बजाय गोल्ड ग्रेड आर्टिफैक्ट चुना। तो अब तुम्हें सोने का बक्सा न चुनने का अफसोस है? सम्राट ने दक्ष से पूछा और उसके चेहरे पर एक मनोरंजक मुस्कान आ गई। दक्ष के हाव भाव से उसे ये पता चल गया कि उस आदमी को थोड़ा अफसोस जरूर हुआ। इसका मतलब है कि उसे खजाने की परवाह थी। इससे सम्राट लू जुनवेई को थोड़ी संतुष्टि मिली, जो लगातार सोच रहा था कि दक्ष को खजाने की परवाह क्यों नहीं थी। अंततः उसे लगा कि दक्ष सामान्य है। अफसोस, दक्ष ने सम्राट से पूछा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि क्या वह जो महसूस कर रहा था वह वास्तव में पछतावा था। वह गहरी सोच में पड़ गया। क्या वो सचमुच किसी खजाने को लेकर पछता रहा था? बहुत गहराई से सोचने के बाद उसे अंततः एहसास हुआ कि यह कुछ अलग था। वो जो महसूस कर रहा था वो पछतावा नहीं था, बल्कि कुछ और था। यह अफसोस की बात नहीं है, बल्कि थोड़ी निराशा की बात है कि मेरी किस्मत ने मेरा साथ नहीं दिया, उसने जवाब दिया। वैसे ये लबादा क्या है? आपकी विरासत में मिला लबादा गोल्ड ग्रेड का क्यों है? क्या ये बहुत कम ग्रेड का नहीं है? क्या ऐसा है? सम्राट ने अपनी थोड़ी को रगड़ते हुए पूछा। उसके चेहरे पर प्रसन्नता का भाव था। जो भी हो, मुझे किसी भी हालत में खजाने की जरूरत नहीं है, दक्ष ने कहा और उसने लबादे को अपनी प्राचीन अंगूठी के अंदर रख दिया। हा, चिंता मत करो। ये लबादा थोड़ा कम दर्जे का खजाना हो सकता है, लेकिन ये खास है। इसका स्तर यह परिभाषित नहीं कर सकता कि यह कितना खास है, सम्राट ने जवाब दिया, क्योंकि उसने दक्ष के चेहरे पर लापरवाही भरी नजर देखी। उसने मान लिया था कि दक्ष सिर्फ ताकतवर होने का दिखावा कर रहा है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे पछतावा हो रहा था। इसलिए उसने लड़के को और परेशान करने की कोशिश नहीं की। यह विशेष है। इसमें क्या विशेष है? दक्ष ने सम्राट से उलझन में पूछा। यह एक ऐसा वस्त्र है जिसे सर्वोच्च क्षमता वाला वस्त्र कहा जाता है। तुम जानते हो कि एक साधक की क्षमता उसके जन्म के समय कैसे निर्धारित होती है ना? वे अपनी साधना बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये सब उनकी क्षमता पर भी निर्भर करता है, सम्राट ने दक्ष से कहा। यह वो वस्त्र है जो साधक को अपनी क्षमता को शिखर तक पहुंचाने में मदद कर सकता है। इसके ग्रेड को मत देखो, इसके मूल में इसका उपयोग बहुत विशेष है। ऐसे बहुत कम खजाने हैं जो क्षमता को बढ़ा सकते हैं, उन्होंने दक्ष के हाथ को देखते हुए कहा। तुम सही थे, ये लबादा तुम्हारे लिए बेकार है। सम्राट का स्पष्टीकरण सुनने के बाद दक्ष के पास जूम की आवाज सुनाई दी। मुझे पता है, मेरे वंश के साथ मेरी क्षमता पहले से ही अपने चरम पर है। ये लबादा मेरे लिए जितना बेकार हो सकता है उतना बेकार है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम इतने निराश क्यों दिख रहे हो? क्या तुम्हें ये पसंद नहीं है? सम्राट ने दक्ष के निराश भाव को देखकर उससे पूछा। ये कुछ भी नहीं है, मैं ससुर को इस तरह के शानदार इनाम के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे ये बहुत पसंद है, दक्ष ने सम्मानपूर्वक अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। सम्राट को ये बात कुछ संदिग्ध लगी, फिर भी उसने सिर हिला दिया। जब दक्ष निराश हुआ तो अचानक उसे कुछ याद आया और उसकी आंखें चमक उठी। ओह ठीक है, ये क्षमता बढ़ा सकता है, वह अचानक बोला। मैंने इसके बारे में क्यों नहीं सोचा? सम्राट के चेहरे पर एक व्यंग्यात्मक मुस्कान उभरी जब उसने दक्ष के चेहरे पर अब आश्चर्य देखा। तुम समझ गए कि मैंने क्या कहा? तुम कभी कभी धीमे हो जाते हो, उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसने सोचा कि दक्ष को सम्राट की बात समझ में नहीं आई थी,
और अब उसे संभावित वृद्धि का महत्व समझ में आया। दूसरी ओर दक्ष के विचार अलग थे। वह चोगा अभी भी उसके लिए व्यक्तिगत रूप से बेकार था, लेकिन यह मिंग्यू और अन्य लोगों के लिए बेकार नहीं है। अगर मैं इसे उनमें से किसी एक को देता हूं, तो वे इसे दूसरों को देने से पहले इसका पूरा उपयोग कर सकते हैं। यह उपयोगी है। मैं इसके बारे में पहले न सोचने में बहुत धीमा हूं, उसने सोचा। इस अद्भुत उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहुत उपयोगी है, दक्ष ने उत्तर दिया। सम्राट ने सिर हिलाया। हाँ, एक और बात, हम विरासत में मिली इन चीजों को सिर्फ बेटों को ही देते हैं। इसकी एक वजह यह है कि लड़कियों पर यह लागू नहीं होता, इसलिए इसे ध्यान में रखना, उन्होंने दक्ष को चौंकाते हुए कहा। दक्ष ने सम्राट की ओर देखा और सोचा कि क्या इस समय उसे शाप देना सही है। उसने उसे विरासत में एक वस्तु दी। यह न केवल उसके लिए बल्कि दूसरों के लिए भी बेकार थी। यह आदमी, इसके पास वास्तव में एक ऐसी वस्तु है जो मेरे लिए बिल्कुल बेकार है, उसने सोचा और वह व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। ठीक है, मेरे पिता, वो और दादाजी अभी भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कम से कम ये वास्तव में बेकार तो नहीं है, दक्ष ने सोचा, क्योंकि उसे इसका इस्तेमाल करने का तरीका मिल गया था। ओह, एक और बात, सम्राट ने कहा, ये तभी तक प्रभावी है जब तक आपकी उम्र 30 वर्ष से अधिक न हो, इसलिए इसे जल्दी से जल्दी इस्तेमाल करें, इससे पहले कि यह आपके लिए बेकार हो जाए। ये शब्द सुनकर दक्ष का चेहरा तमतमा गया। उसे लगा जैसे लू जुनवेई जानबूझकर उसके साथ खिलवाड़ कर रहा है। आखिर क्या था ये सब? जो भी काम वह सोच सकता था, उसे इस आदमी ने नकार दिया। वो सचमुच मेरी खुशी का दुश्मन है ना? उसने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा। ठीक है, मैं इसे ध्यान में रखूंगा, दक्ष ने सिर हिलाया। भले ही वह एक बेकार वस्तु थी, फिर भी वह एक उपहार थी। वह एक बेकार चीज पाने के लिए क्रोधित नहीं हो सकता था, क्योंकि यह मुफ्त थी और सम्राट के अच्छे इरादों को दर्शाती थी। वो सही बॉक्स न चुन पाने के लिए सिर्फ खुद को ही दोषी ठहरा सकता था। इसके लिए लू जुनवेई को नहीं, बल्कि उसकी किस्मत को दोषी ठहराया जाना चाहिए था। यद्यपि इनाम बेकार था, फिर भी वो सम्राट से सहायता ले सकता था, जो यहाँ सर्वोच्च अधिकारी था। उसने सम्राट के गरिमामय चेहरे को देखते हुए कहा, ओह ससुर जी, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता था। जरूर, क्या बात है? लू जुनवेई ने शांति से पूछा। दक्ष ने अपना दाहिना हाथ उठाया, जिसमें एक आधी नष्ट हो चुकी तलवार दिखाई दी। यह मेरी आत्मा तलवार है, ये किसी के साथ लड़ाई में नष्ट हो गई थी। मैं सोच रहा था कि क्या आप इस साम्राज्य के किसी कारीगर से तलवार को ठीक करने और इसे मजबूत बनाने के लिए कह सकते हैं। क्या ये संभव है? दक्ष ने पूछा। मैं इसके लिए आपको जो भी कीमत चुकानी होगी, वह चुकाने को तैयार हूँ। भुगतान के बारे में बात मत करो, अब तुम परिवार के सदस्य हो। अगर मैं तुमसे इतनी छोटी सी चीज के लिए भुगतान करने के लिए कहूँ तो ये कितनी शर्मनाक बात होगी, सम्राट ने दक्ष से पूछा। खैर, मुझे तलवार दे दो, मैं हमारे साम्राज्य के सबसे अच्छे कारीगर से तलवार में सुधार करने के लिए कहूँगा। यह एक दिन के भीतर हो जाना चाहिए, उसने कहा और उसने हल्के से दक्ष की ओर अपना हाथ बढ़ाया। दक्ष आगे बढ़ा और उसने तलवार सम्राट लू जुनवेई के हाथ में रख दी, जिन्होंने उसे अपनी भंडारण अंगूठी के अंदर रख लिया। क्या तुम्हें और कुछ चाहिए? सम्राट ने दक्ष से पूछा। दक्ष ने अपना सिर नीचे किया और कुछ सोचने लगा। उसे पता था कि उसे कुछ महत्वपूर्ण बात करनी है, लेकिन अभी उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वह अपनी थोड़ी को रगड़ने से खुद को रोक नहीं सका और यह याद करने की कोशिश करने लगा कि वह क्या था। ओह ठीक है, जाने के बारे में, उसने सोचा, क्योंकि उसे याद आया कि वह क्या था। उसने अपना सिर उठाकर सम्राट की ओर देखा, जो उसके चेहरे पर दिलचस्पी भरी नजर से देख रहा था। ससुर जी, मैं कल थोड़ी देर के लिए शहर देखने के लिए बाहर जाना चाहता था। जब से मैं यहाँ आया हूँ, मैं रॉयल पैलेस जाने की इतनी जल्दी में था, मैंने कुछ भी नहीं देखा। अब जब ये कहीं शांतिपूर्ण है, तो मैं शहर देखना चाहता हूँ। क्या मैं कल थोड़ी देर के लिए बाहर जा सकता हूँ? उसने पूछा। बेशक, इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन आपको अपने साथ किसी को ले जाना चाहिए। आप यहाँ नए हैं और आपको जगहों के बारे में पता नहीं है।
आपको किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो आपको घुमाए। सम्राट ने सिर हिलाया और अपनी थोड़ी को रगड़ा जिस पर दाढ़ी नहीं थी, और भेजने के लिए किसी व्यक्ति के बारे में सोचने की कोशिश कर रहा था। ठीक है, लू वान को अपने साथ ले जाओ, उसने मुस्कुराते हुए कहा। लू वान को ले लो, सम्राट ने अपने बेटे का नाम सुझाया जो दक्ष के साथ जाने वाला था। मुझे पता था कि वह मेरे साथ किसी को भेजेगा, लेकिन उस आदमी को क्यों भेजा? दक्ष को पता नहीं क्यों, लेकिन उसे लू वान से कोई अच्छी भावना नहीं मिली। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अंदर कोई ऐसा हिस्सा था जो उस लड़के को पसंद नहीं करता था। इसके अलावा लू वांग इस साम्राज्य का राजकुमार था। वो एक सामान्य रक्षक से कहीं ज्यादा ताकतवर और ज्यादा साधन संपन्न था। उसे खोकर अकेले समय बिताना मुश्किल था। ठीक है ससुर जी, मेरे दिमाग में कोई खास जगह नहीं है। मैं बस शहर में घूमना चाहता हूँ। जब मैं अकेला रहूंगा तो यह और भी मजेदार होगा। दक्ष ने अपना सिर हिलाया और धीरे से सुझाव को नकारने की कोशिश की। बकवास, चूंकि तुम बाहर जा रहे हो तो तुम्हें अच्छा समय बिताना चाहिए और हमारे शहर के बेहतरीन स्थानों को देखना चाहिए। सम्राट ने दक्ष को मना कर दिया। उन्होंने अपना तर्क समझाते हुए कहा, आप अकेले समय बर्बाद करेंगे। इसके अलावा अगर आप लू वान के साथ जाते हैं तो आप भी एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। यह एक बढ़िया परिणाम है। बू, कोई परंतु नहीं। अगर तुम जाना चाहते हो तो तुम्हें उसके साथ जाना होगा। अगर तुम उसके साथ नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा। यह अंतिम है। और अगर तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की और चुपके से बाहर निकलने की कोशिश की तो मैं बहुत क्रोधित हो जाऊंगा। सम्राट ने दक्ष को चेतावनी दी। उसका निर्णय अंतिम था। दक्ष कुछ नहीं कर सका, सिवाय आह भरते हुए उसने अपना सिर हिलाया। ठीक है, मैं तुम्हारे बेटे को अपने साथ ले जाऊंगा। दक्ष ने अनिच्छा से सहमति जताई। हालांकि उस लड़के को खोना मुश्किल था, लेकिन यह असंभव नहीं था। यह मेरे अच्छे दामाद की तरह है। सम्राट ने जोर से हंसते हुए सिर हिलाया। अब तुम वापस जा सकते हो। मैं लू वान से कहूंगा कि वो सुबह तुम्हें तुम्हारे कमरे से ले आए। दक्ष पीछे मुड़ा और हॉल से बाहर निकलकर अपने कमरे की ओर चला गया। क्या गड़बड़ है? बूढ़े आदमी को बस अपने बेटे को चुनना था, उसने निराशा में कहा। वो जल्दी ही अपने कमरे में पहुंच गया। मिंग्यू अभी तक वापस नहीं आया था। दक्ष रेशमी बिस्तर पर चढ़ गया और ध्यान की मुद्रा में बैठ गया। अपने पैरों को मोड़ लिया और साधना शुरू कर दी। वो एक स्वर्ग लोक साधक था, लेकिन उसे अभी भी अधिक शक्तिशाली होने की आवश्यकता थी। हर पल महत्वपूर्ण था। मैं उसे ले जाऊंगा। दिलचस्प है, क्या यह वो अवसर है जिसकी मुझे तलाश थी? लू वांग अपने कमरे में बैठे हुए खुद से बात कर रहा था। वो अभी अभी अपने पिता से दोबारा मिलकर लौटा था, जहां उसे बताया गया था कि उसे शहर की यात्रा पर दक्ष के साथ चलना होगा। वो कुछ हद तक खुश था कि वो दक्ष के साथ रहने वाला था, क्योंकि इससे उसे कार्रवाई करने के अधिक अवसर मिलेंगे। अल्पविराम अल्पविराम अल्पविराम। दक्ष के कमरे का दरवाजा खुला, जिसे दक्ष ने ये सुनिश्चित करने के लिए खुला छोड़ दिया था कि जब मिंग्यू वापस आए तो वह अंदर आ सके, क्योंकि वह जानता था कि वह साधना में व्यस्त होने वाला था। एक व्यक्ति धीमे कदमों से घर के अंदर आया और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। मैं उसके पास आने के लिए जल्दी वापस आ गई और वह पहले से ही साधना में खो गया था, मिंग्यू ने बड़बड़ाते हुए कहा जब उसने दक्ष को साधना करते देखा। मुझे कहना होगा, वो बिना हिले डुले भी बहुत सुंदर दिखता है। उसकी प्यार भरी निगाहें दक्ष पर टिकी थी, जिसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। वो उसकी ओर चलने लगी और बिस्तर पर बैठ गई। वह भी उसके साथ साधना करने लगी। सुबह होते ही रात बीत गई। दक्ष और मिंग्यू दोनों ने रात भर साधना की, लेकिन अब उन्हें परेशानी हुई। लगातार दस्तक सुनकर दक्ष ने अपनी आंखें खोली। मिंग्यू ने भी वैसा ही किया। कोई बात नहीं, ये तुम्हारा भाई ही होगा। मैं आज उसके साथ शहर घूमने जा रहा हूँ। तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है, दक्ष ने बिस्तर से उठते हुए मिंग्यू से कहा। तुम बाहर जा रहे हो, क्या मुझे भी तुम्हारे साथ आना चाहिए? मिंग्यू ने दक्ष से पूछा। अगर तुम चाहो तो, लेकिन मुझे लगा कि तुम अपनी माँ के साथ जाओगे, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे उसके साथ जाना होगा। उसकी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है।
मिंग्यू ने बुदबुदाते हुए कहा। उसे याद आया कि उसे अपनी माँ के साथ रहना है। सब ठीक है, जब तुम्हारी माँ ठीक हो जाएगी तो हम दोनों साथ में जा सकते हैं, दक्ष ने मिंग्यू से कहा, ये देखकर कि वह उसके साथ आना चाहती थी और साथ ही अपनी माँ के साथ रहना भी चाहती थी। मिंग्यू को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। दक्ष के शब्दों से उसे कुछ बेहतर महसूस हुआ। वो एक बच्चे की तरह मुस्कुराई और अपना सिर हिलाया। यह मेरी अच्छी लड़की की तरह है, दक्ष ने कहा और वापस उसके पास चला गया। उसने उसके होठों पर एक चुंबन दिया और फिर वह दरवाजे की ओर चला गया, जिस पर कोई लगातार दस्तक दे रहा था। दक्ष ने दरवाजा खोला और देखा कि लू वांग बाहर खड़ा था। तुम खोलने में बहुत समय लेते हो, लू वांग ने दक्ष से कहा। हाँ, मैं थोड़ा व्यस्त था, लेकिन मैंने पहली दस्तक सुनी। लगातार दस्तक देना थोड़ा ज्यादा था, दक्ष ने अपना सिर हिलाते हुए जवाब दिया। वो कमरे से बाहर निकल गया और अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया। क्या हम चलें? वो पूछता है। मेरे पीछे आओ। लू वांग ने दक्ष के आगे कदम बढ़ाए और चलना शुरू कर दिया। दक्ष उसके पीछे पीछे चला। ये बेहतर है। अगर यह आदमी लगातार मुझे अनदेखा करने की कोशिश करते हुए आगे रहता है तो मेरे लिए चुपके से बाहर निकलना बहुत आसान हो जाएगा। ये भी बुरा नहीं है। यह शायद जितना मैंने सोचा था उससे कहीं ज्यादा आसान हो सकता है, दक्ष ने मुस्कुराते हुए सोचा। वो लू वांग के साथ शाही महल से बाहर निकल गया। दो घोड़े जैसे जानवर शाही महल के बाहर उनका इंतजार कर रहे थे। क्या हम उन पर यात्रा करने जा रहे हैं? दक्ष ने पूछा जब उसने लू वांग को दो घोड़ों में से एक पर चढ़ते देखा। हाँ, मुझे मत बताओ कि तुम इसे चलाना नहीं जानते, लू वांग ने आंखें मूंदते हुए दक्ष से पूछा। ये घोड़े जैसा है, ये सरल होना चाहिए, दक्ष ने सोचा और वह भी घोड़े पर चढ़ गया। मुझे पता है, उन्होंने लू वांग से कहा। ये बेहतर है। मैंने सोचा कि मुझे तुम्हें खुद ही उठाकर ले जाना पड़ेगा, लू वांग ने अपना सिर हिलाते हुए कहा। उसका घोड़ा आगे बढ़ने लगा। दक्ष ने भी ऐसा ही करने की कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा। पहले वाले ने उभरने से मना कर दिया। चलो, हटो, क्या तुम असली घोड़े की तरह नहीं हो? हटो, इसे पहले से भी अधिक शर्मनाक मत बनाओ, उसने घोड़े से बात करते हुए कहा, जो फिर नहीं हिला। लू वांग, कोई विकल्प न देखकर दक्ष ने लू वांग को बुलाने के लिए चिल्लाया। आश्चर्यजनक रूप से तभी घोड़ा दौड़ने लगा। यार, ये घोड़ा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि यह कहीं दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि मैं इसके साथ क्या कर रहा हूँ, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। आश्चर्य की बात ये रही कि घोड़ा किसी दीवार या किसी चीज से नहीं टकराया और लू वांग के पीछे पीछे चलता रहा। ठीक है, कम से कम ये जानता है कि किसके पीछे चलना है। जब तक यह आगे के घर की चाल का अनुसरण करता है, मुझे कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, दक्ष ने सोचा और उसने आगे बढ़ते घोड़े को देखकर अपना सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि घोड़ा सिर्फ उस घोड़े का पीछा कर रहा था जो उससे आगे था। अगर यह सच नहीं था तो उसे समझ नहीं आया कि आखिर हो क्या रहा था, क्योंकि वह निश्चित रूप से घोड़े को नियंत्रित नहीं कर रहा था। किसी भी हालत में जैसे ही हालात बिगड़ते, दक्ष घोड़े से कूदने के लिए तैयार बैठा था। घोड़ा शांतिपूर्वक लू वांग के घोड़े के पीछे चला गया। उनके घोड़े शहर में जितनी तेजी से हो सकता था उतनी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। सड़कें पहले से ही खाली लग रही थीं, क्योंकि लोग सड़कों के किनारे चल रहे थे। बगल में गार्ड भी नजर रखते हुए देखे जा सकते थे। ये स्पष्ट प्रतीत हुआ कि राजकुमार लू वांग और राजकुमार कंसोर्ट दक्ष के बाहर जाने के बारे में लोगों को सचेत कर दिया गया था। लेकिन सिर्फ उन्हें ही नहीं, बल्कि नागरिकों को भी बताया गया। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह सड़क पर आकर उनके लिए बाधा बने। वे सभी राजकुमार की ओर श्रद्धा भरी निगाहों से देखते हुए उसके बगल से चल रहे थे, जबकि उसका घोड़ा आगे दौड़ रहा था। थोड़ी दूर चलने के बाद राजकुमार वांग का घोड़ा रुक गया। दक्ष का घोड़ा उसका पीछा कर रहा था, लेकिन लू वांग के घोड़े को रुकता देख उसकी भी गति धीमी हो गई। जैसा कि उम्मीद थी, यह आदमी उसका पीछा कर रहा है और उसकी हरकतों पर नजर रख रहा है। यह अच्छा है, मुझे अब कुछ भी करने की जरूरत नहीं है,
दक्ष ने बड़बड़ाते हुए कहा जब उसने देखा कि उसका घोड़ा लू वांग के घोड़े के पीछे रुक गया है। घोड़ा वैसा ही कर रहा था जैसा उसने सोचा था। घोड़े के रुकने के बाद दक्ष भी लू वांग को देखने के लिए घोड़े से उतर गया, जो अपने घोड़े के पास खड़ा था और पास की इमारत को देख रहा था। उसने दक्ष की तरफ देखा और प्रशंसा में सिर हिलाया। बुरा नहीं है, मैंने सोचा था कि तुम्हें इसे चलाना भी नहीं आता होगा, लेकिन तुमने इसे चला लिया। बेशक, मुझे ठीक से पता था कि मैं क्या कर रहा हूँ, यह आसान था, दक्ष ने गर्व से उत्तर दिया। तो हम कहाँ हैं? हम फूल मंडप में हैं। यह एक ऐसी जगह है जहाँ सबसे अमीर लोग समय बिताने आते हैं। पिताजी ने मुझे आपको हमारे शहर की सभी बेहतरीन जगहें दिखाने के लिए कहा था, और यह उनमें से एक है, लू वांग ने समझाया। आओ अंदर चलो। वो प्रवेश द्वार की ओर चलने लगा। इनके बारे में क्या हम इन्हें यहीं छोड़ देंगे? दक्ष ने पूछा, ये सोचकर कि क्या वे घोड़े को यहीं छोड़ देंगे। वे कहीं भी भागकर उपद्रव मचा सकते हैं। चिंता मत करो, ये दोनों हमारे सबसे चतुर लोगों में से एक है, वे हिलेंगे नहीं, लू वांग ने जवाब दिया। पीछे देखे बिना ही वो समझ गया कि दक्ष किस बारे में बात कर रहा था। वे इमारत में दाखिल हुए, जो एक खूबसूरत बगीचे की तरह लग रहा था। वहाँ कुछ ऐसे दुर्लभ फूल और पेड़ थे जो दक्ष ने देखे थे। कुछ पेड़। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, तो लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। पेड़ों पर तो ऐसे चेहरे भी थे जो अंदर आने वाले लोगों को देख रहे थे। ये देखकर उसे कुछ अजीब लगा। अरे यह क्या है? उसने आश्चर्य से मुस्कुराते हुए पूछा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि यह क्या है, एक पेड़ या एक वास्तविक जीवित प्राणी जो पेड़ जैसा दिखता था। फूल मंडप में आपका स्वागत है। दक्ष को अपनी ओर देखते देख चेहरे वाले पेड़ ने दक्ष का अभिवादन किया, जिससे वह और भी चौंक गया। आखिर यह क्या था? एक ऐसा पेड़ जिसका न केवल चेहरा था बल्कि वह बात भी कर सकता था। वह कौन सा पेड़ है? उसने लू वांग से पूछा, जिसने कोई जवाब नहीं दिया। वह मुझे अनदेखा करने वाला है ना? उसने सोचा और वह व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। लू वांग जैसा लग रहा था, उससे लगता था कि वह बहुत घमंडी था, लेकिन दक्ष को भी उससे किसी तरह की नफरत महसूस हुई। जब दक्ष ने सोचा कि वह आदमी उसे जवाब नहीं देगा, तो उसने जवाब दिया। इन्हें हेमु वृक्ष कहा जाता है। इनमें आत्मा होती है और ये अधिकांशतः हमारी तरह ही होते हैं, क्योंकि ये देख सकते हैं, सुन सकते हैं और बोल सकते हैं, लेकिन ये हिल डुल नहीं सकते या कुछ और नहीं कर सकते। दिलचस्प है, दक्ष ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए कहा। गर्मजोशी से स्वागत के लिए धन्यवाद, उन्होंने पेड़ों की ओर हाथ उठाते हुए कहा। चूंकि पेड़ न केवल बोल सकते थे बल्कि सुन भी सकते थे, इसलिए उन्होंने उनके अभिवादन के लिए उनका धन्यवाद किया। वे प्रवेश द्वार के बगीचे से होते हुए भवन के एक अलग हिस्से में पहुंचे, जो कमरों की भूल भुलैया जैसा लग रहा था। चारों ओर एकल कमरे थे और उनके बीच से रास्ते निकले हुए थे, जिससे एक भूल भुलैया सी बन रही थी। प्रवेश द्वार पर दो खूबसूरत महिलाएं उनका स्वागत करने के लिए खड़ी थीं। जब वे राजकुमार और उसके स्वागत के लिए झुकी, तो दक्ष ने उनकी ड्रेस के माध्यम से उनके क्लीवेज को देखा, जो मुश्किल से कुछ भी ढक रहा था। लू वांग ने जानबूझकर दक्ष की तरफ देखा कि वह क्या जवाब देने वाला है। क्या वह उनके अल्पविराम मोह को घूरने वाला था, या वह कहीं और देख सकता था? उसे आश्चर्य हुआ कि दक्ष ने वो सब कुछ नहीं किया जो उसने सोचा था। न तो उसने उनके अल्पविराम मोह की ओर देखा, न ही बगल की ओर। इसके बजाय उसने शांत निगाहों से उन महिलाओं के चेहरों को देखा और उन्हें जवाब दिया। धन्यवाद। ओह महाराज, कृपया हमसे इतने सम्मान से बात न करें, हम इसके लायक नहीं हैं, महिलाओं ने दक्ष से कहा और वे सदमे में एक कदम पीछे हट गईं। दक्ष अब राजकुमार का पति था। उसका धन्यवाद सुनना उनके लिए एक आश्चर्य की बात थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि राजपरिवार इतना सम्मानपूर्ण होगा। आमतौर पर वे शांत और कुछ हद तक अहंकारी होते थे। वे ज्यादा बात नहीं करते थे। इन महिलाओं का शुक्रिया अदा करना तो दूर की बात थी। वे यहाँ लंबे समय से काम कर रहे थे और कई रईसों और यहाँ तक कि कुछ बार राजकुमार का भी स्वागत कर चुके थे। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था
ये कुछ हद तक चौंकाने वाला था। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि दक्ष एक नया राजघराना था और इसीलिए उसने अहंकार विकसित नहीं किया था। उन्होंने सोचा, बकवास, तुम भी मेरी तरह इंसान हो और सम्मान के हकदार हो, इसलिए चिंता मत करो, दक्ष ने शांति से कहा। उसके चेहरे पर सुखदायक मुस्कान उसे राजकुमार लू वांग से भी अधिक आकर्षक बना रही थी। उनका चेहरा और उनकी खूबसूरत मुस्कान देखकर इन महिलाओं के दिल की धड़कनें रुक गईं और उनके चेहरे लाल हो गए। हमें हमारे कमरे तक छोड़ दो, लू वांग ने शांत वातावरण को तोड़ते हुए महिलाओं को आदेश दिया, जो अपनी हैरानी से बाहर आ गईं। हाँ महाराज, महिलाएं डरी हुई खरगोश की तरह पीछे मुड़ी और चलने लगी। कृपया हमारे पीछे आए। दक्ष और लू वांग उन महिलाओं का पीछा करते हुए एक कमरे में पहुंचे। यह मेरी योजना को अमल में लाने के लिए सही जगह होगी, इसके बाद वो सब कुछ खो देगा, लू वांग ने सोचा जब वो उस कमरे में दाखिल हुआ जहां महिलाएं उन्हें लेकर आई थी। लू वांग और दक्ष एक खूबसूरत कमरे के अंदर पहुंचे जो सुंदर पौधों से सजा हुआ था और प्रकृति की थीम पर आधारित लग रहा था। कमरे के बीच में एक सुंदर चांदी की मेज रखी गई थी, जबकि मेज पर 2 सुनहरे गिलास रखे हुए थे। कमरे से बाहर जाने से पहले महिलाओं ने दोनों राजपरिवार के सदस्यों से कहा, कृपया बैठ जाइए, हम अभी भोजन परोस देंगे। लू वांग ने एक कुर्सी ले ली, जबकि दक्ष ने दूसरी कुर्सी ले ली और दोनों भोजन आने का इंतजार करने लगे। तो यह एक प्रकृति थीम वाला रेस्तरां है? उसने राजकुमार से पूछा। हाँ, ये यहाँ की सबसे प्रसिद्ध जगह है। यहाँ का खाना ऐसा है जो आपको इस महाद्वीप में कहीं नहीं मिलेगा, लू वांग ने उनसे कहा। जहाँ तक शराब की बात है, यह एक विशेष प्रकार की शराब है जो केवल इसी स्थान पर उपलब्ध है। लोग दूर दूर से उस शराब का स्वाद लेने के लिए यहाँ आते हैं, लेकिन केवल राजपरिवार और कुलीन लोग ही इसका स्वाद ले सकते हैं, उन्होंने मेज पर अपना दाहिना हाथ रखते हुए कहा। अब आप हमारा हिस्सा है, इसलिए हम यहीं से अपनी यात्रा शुरू करेंगे। तो मैं इस खास क्लब का हिस्सा हूँ? दक्ष ने पूछा। उसे यह बात कुछ हद तक मजेदार लगी। ये जगह अपने खाने के लिए जानी जाती थी, ये बात समझ में आती थी, लेकिन लू वांग इसे ऐसे पेश कर रहा था जैसे यह कोई चमत्कारी जगह हो। हालांकि मैं उत्सुक हूँ, हो सकता है कि खाना वाकई लाजवाब हो, उसने सोचा। लू वांग ने दरवाजे की ओर देखा और ऐसा अभिनय किया जैसे उसे अचानक कुछ याद आ गया हो। चीख। जब वो खड़ा होकर कुर्सी को पीछे सरकाने लगा तो कमरे में चीखने की आवाज गूंजने लगी। यहीं रुको, मैं अभी आता हूँ। वो दरवाजे की ओर बढ़ा और कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन पीछे से दरवाजा बंद करना नहीं भूला। क्या वो कुछ भूल गया? दक्ष ने बुदबुदाते हुए कहा। उसे आश्चर्य हो रहा था कि यह आदमी कहाँ जा रहा है। उसने ये भी सोचा कि यह जाने का सही समय है। महल से बाहर आने का उसका पूरा उद्देश्य कुछ समय अकेले में बिताना था, ताकि वह अपने परिवार से बात कर सके और उन्हें स्थिति बता सके। अब वो अकेला था, वो भाग सकता था। वो भी उठकर वहां से चला गया। तुम्हें समझ में आया कि तुम्हें क्या करना है? लू वांग एक अलग कमरे में बैठा था। उसके सामने कुर्सी पर एक कामुक महिला बैठी थी जो धुंधली आंखों से लू वांग को देख रही थी। मैं राजकुमार वांग की बात समझती हूँ, लेकिन फिर भी क्या आपको नहीं लगता कि यह बहुत ज्यादा है? महिला ने लू वांग से पूछा। ऐसा किसी ऐसे व्यक्ति के साथ करना जो अब शाही परिवार का हिस्सा है, उसने अनिश्चितता में बड़बड़ाते हुए कहा। अगर किसी को सच्चाई पता चल गई तो मुझे मार दिया जाएगा। चिंता मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम बस वैसा करो जैसा मैं कहता हूँ, मैं सब संभाल लूंगा, लू वांग ने महिला से कहा। आह, ठीक है, अगर तुम ऐसा कहते हो, महिला ने खड़े होते हुए सिर हिलाया। वो कमरे से बाहर चली गई। कामुक महिला उस कमरे में पहुंची जहां दक्ष को होना चाहिए था। उसके हाथ में एक ट्रे थी जो भोजन से भरी हुई थी। उसने दरवाजा धक्का देकर खोला और अंदर कदम रखा, लेकिन कमरा खाली देखकर दंग रह गई। वो आदमी कहाँ है? उसने सोचा। बहुत देर बाद उसने अपना सिर हिलाया। भले ही वो आदमी यहाँ नहीं था, फिर भी वह योजना को क्रियान्वित कर सकती थी। ये बहुत बुरा था कि इसका प्रभाव इतना नहीं होने वाला था। मुझे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए?
वह आदमी सब कुछ संभाल लेगा, उसने सोचा और अपना सिर हिलाया। वो टेबल के करीब गई और ट्रे को उस पर रख दिया। फिर एक गहरी सांस ली। वो वापस दरवाजे की ओर चली गई और उसे बंद कर दिया। उसने अपने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए और अपनी गोरी त्वचा दिखाने लगी। जल्द ही वो पूरी तरह से नग्न हो गई। उसके कपड़ों के टुकड़े कमरे में चारों तरफ जमीन पर पड़े थे। उसने अपने अल्पविराम मुंह और हाथों को पकड़कर उन पर हाथ के निशान बनाने शुरू कर दिए। उसने अपने शरीर पर कुछ खरोंचे भी छोड़ दी। आह, ये बहुत शर्मनाक है, उसने बुदबुदाते हुए कहा और फिर अपने हाथ का इस्तेमाल करने से पहले खुद को खुजलाया। अपने पैरों के बीच हाथ लाते हुए उसने अपनी उंगली से खुद को आनंदित किया और जमीन पर लेट गई। कुछ ही मिनटों में उसे चरम सुख प्राप्त हो गया। उसकी टांगों के बीच जमीन पर एक चमकदार तरल पदार्थ फैला हुआ था। तैयारी पूरी हो गई है, अब अंतिम चरण का समय है। उसने अपनी स्टोरेज रिंग से एक गोली निकाली और उसे निगल लिया। गोली इतनी तेज थी कि वह बेहोश हो गई। वह बेहोश होकर जमीन पर पड़ी रही। लू वान कुछ महिलाओं के साथ खड़ी थी जो फूल मंडप में काम कर रही थी। तुमने मेरी अंगूठी ढूंढकर अच्छा किया, उसने महिला की ओर देखते हुए प्रशंसा में अपना सिर हिलाया। जब वह पहले मंडप के अंदर गया था तो उसने जानबूझकर अपनी अंगूठी गिरा दी। दक्ष से बाहर निकलने के बाद वो इन कर्मचारियों के पास आने से पहले कामुक महिला से मिला और उनसे अपना समय खोजने के लिए कहा। इन लोगों ने कुछ समय तक खोज की और अंततः अंगूठी ढूंढ ली। अंगूठी लेने के बाद वो उस कमरे की ओर चलने लगा जो उन्हें दिया गया था। लू वांग ने कमरे का दरवाजा खोला और अंदर कदम रखा तो देखा कि महिला बेहोश होकर जमीन पर पड़ी थी। वो आदमी कहाँ है? क्या वो डर के मारे भाग गया? उसने सोचा। जो भी हो, अब ध्यान आकर्षित करने का समय है। उसने एक गहरी सांस ली और फिर जोर से चिल्लाया, दक्ष, तुम कमीने हो। क्यूई से भरी उनकी चीख ने अन्य अतिथियों के साथ साथ मंडप के कार्यकर्ताओं का भी ध्यान आकर्षित किया। वे सब उसकी ओर दौड़े और उसे फिर से चीखते हुए सुना। साले, मेरी बहन से शादी करने के बावजूद तुमने दूसरी औरत के साथ करने की हिम्मत की, वो भी एक आम औरत के साथ जो यहाँ सिर्फ खाना परोस रही थी। इतना ही नहीं, तुमने भागने की हिम्मत भी की। क्या राजकुमार ने एक आम महिला का बलात्कार किया? मेहमान हैरान रह गए और उन्हें यकीन नहीं हुआ। वे कमरे के अंदर देखने के लिए लू वान के पास गए, जहां उन्होंने एक बेहोश महिला को देखा। उसकी टांगों के बीच का तरल पदार्थ बता रहा था कि यहाँ कुछ अंतरंग हुआ था, लेकिन उसके कपड़े बता रहे थे कि शायद उसके साथ जबरदस्ती की गई थी। वह भी बेहोश थी। क्या उसने कोई चालाकी भरी चाल चली है? उन्हें आश्चर्य हुआ। जिन महिलाओं ने दक्ष और राजकुमार लूवान का स्वागत किया था, वे भी निराश लग रही थीं। वे उस महिला की ओर दौड़े जो उनकी सहकर्मी थी और उसे कपड़ों से ढकने की कोशिश की। क्या बकवास है, वो तो बहुत सभ्य लग रहा है। कौन जानता था कि वह उस कोमल वेश में वास्तव में एक राक्षस था। महिलाओं में से एक ने घृणा भरी नजर से देखा। मुझे राजकुमारी पर दया आती है, उसने ऐसे आदमी से शादी की, कितना दुखद है, एक अन्य महिला ने भौहें सिकोड़ते हुए सोचा। दक्ष ने अपने पिता से एकांत जगह पर बातचीत खत्म की थी ताकि उन्हें बता सकूं कि उनके साथ क्या हुआ था और वे कैसे सुरक्षित हैं। उसने उन्हें ये भी बताया कि वह शायद कुछ महीनों या उससे ज्यादा समय तक उनसे नहीं मिल पाएगा। उसके बाद वह वापस चला गया। दक्ष ने अपने पिता से बात पूरी कर ली थी और उन्हें वह सब कुछ बता दिया था जो वह बताना चाहता था। उस आदमी को जानकारी देने के बाद वह वापस चलने लगा, इस बात से अनजान कि उसकी पीठ पीछे क्या बदलाव हुए थे। उसे पहले ही उस चीज के लिए दोषी ठहराया जा चुका था जो उसने किया ही नहीं था। अब उसके सामने बस यही था कि वह उस वजह से पैदा होने वाली समस्याओं से निपटे। वो बहाना सोचते हुए उस कमरे की ओर वापस चला गया जो उन्हें दिया गया था। लू वान को कमरे में वापस आ जाना चाहिए। वह मुझसे जरूर पूछेगा कि मैं कहाँ था। मुझे आश्चर्य है कि क्या मैं कोई बेवकूफाना बहाना बना सकता हूँ, जैसे कि मैं पेशाब करने गया था, दक्ष ने मुस्कुराते हुए कहा। जब वह वापस कमरे के पास पहुंचा तो उसने देखा कि कमरे के सामने एक बड़ी भीड़ खड़ी है। क्या हुआ? क्या वह लू वांग इतना मशहूर है कि वह यहाँ भी इतना ध्यान आकर्षित कर रहा है?
खैर, वह एक राजकुमार है, इसलिए ये भी सच हो सकता है, उसने सोचा, क्योंकि उसने मान लिया था कि वे लू वांग के लिए यहाँ आए थे। वो भीड़ के पास गया। क्या आप लोग एक तरफ हट सकते हैं? मुझे जाने दीजिए, उन्होंने कमरे में पहुंची भीड़ से कहा। उसकी आवाज ने सभी का ध्यान अपनी ओर खींचा और वे उसे ऐसे देखने लगे जैसे उन्होंने भूत को देखा हो। हालांकि उन्हें लगा कि वे जानते हैं कि उसने क्या किया, फिर भी वे कुछ मिनटों के लिए स्तब्ध रह गए और अवचेतन रूप से एक तरफ हट गए। दक्ष अब शाही परिवार का हिस्सा था। हम उससे क्यों डरते हैं? वो शाही परिवार का सदस्य हो सकता है, लेकिन वो बलात्कारी भी है। उसे इसके परिणाम भुगतने होंगे। ठीक कहा, कमीने, तुमने उस युवती के साथ इतनी बेरहमी से जबरदस्ती करने की हिम्मत कैसे की? अगर तुम में अब भी थोड़ी सी भी शर्म है तो जाओ और चट्टान से कूद जाओ। ये दुनिया तुम्हारे जैसे इंसानी खाल वाले जानवर के लायक नहीं है। जल्द ही भीड़ अपने शुरुआती सदमे से बाहर आ गई और दक्ष को कोसना शुरू कर दिया। वे किस बारे में बात कर रहे हैं? दक्ष ने सोचा। उनकी बातें समझ में नहीं आ रही थी। यहाँ कुछ संदिग्ध लग रहा था और कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्या वे उसके बारे में बात कर रहे थे? बलात्कारी? उसने क्या किया था? हालांकि वो उलझन में था, लेकिन उसे पता था कि उसने कुछ नहीं किया है। केवल लू वांग ही समझा सकता था कि यहाँ क्या हुआ था। वो कमरे के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, जहां उसने देखा कि एक महिला कपड़ों से ढकी हुई जमीन पर लेटी हुई है। महिला बेहोश थी, लेकिन उसने जो देखा, उसे देखकर उसे समझ में आ गया कि क्या हुआ होगा। इन लोगों की बातों से उसे अपनी बात पर और भी भरोसा हो गया। ऐसा प्रतीत होता है कि महिला के साथ किसी ने जबरदस्ती की थी और उन्होंने सोचा कि उसने ही ऐसा किया है। लेकिन वो तो यहाँ था ही नहीं। ये किसने किया होगा? वो सोच रहा था। लू वांग, कमरे के अंदर लू वांग को देखकर उसके चेहरे पर उदासी छा गई। क्या यह वही लड़का था जिसने ये घिनौना काम किया था और अब पकड़े जाने के बाद उसे दोषी ठहरा रहा था? लू वांग ने दक्ष की तरफ देखा और भौहें सिकोड़ ली। ये बात तो बहुत हद तक सही थी, लेकिन फिर भी शाही राजकुमार ने ऐसा क्यों किया? अभी भी कुछ कमी लग रही थी। लू वांग ने दक्ष की ओर देखा। उसके चेहरे पर घृणा भरी नजर थी। उसने अपना हाथ हिलाया। जैसे ही उसके हाथ में एक तलवार दिखाई दी, वो दक्ष के सामने आ गया, जिसने भी वैसा ही किया। दक्ष ने भी खुद को बचाने के लिए तलवार निकाली। दोनों तलवारें आपस में टकराईं, लेकिन ऐसा नहीं लगा कि कोई वास्तव में मारने की कोशिश कर रहा था। तुमने क्या किया? जब मैं सोचने ही वाला था कि शायद मिंग्यू ने किसी अजनबी से शादी करके कुछ गलत नहीं किया, तो तुमने ये कर दिया। तुम कितना नीचे गिर सकती हो? लू वांग ने दक्ष से पूछा। मैं तुम्हें अभी मार देता, लेकिन तुमने जो किया उसके लिए केवल पिता ही तुम्हारे न्यायाधीश, जूरी और जल्लाद होंगे। विरोध करना बंद करो और आत्मसमर्पण कर दो, उन्होंने कहा। बेवकूफ, तुम मुझे क्यों दोष दे रही हो? मैंने कुछ नहीं किया। तुम्हारे कमरे से जाने के बाद मैं भी चला गया और तुम्हें यहाँ पाकर वापस आ गया। तो कौन जानता है, हो सकता है कि यह तुमने ही किया हो। दक्ष ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया और उसने बेहोश महिला की ओर देखा। बेशर्म कमीने, तुमने मुझ पर आरोप लगाने की हिम्मत की। मैं बाहर गया था क्योंकि मेरी अंगूठी खो गई थी। मैं अभी वापस आया हूँ। ये महिलाएं मेरी गवाह हैं जिन्होंने मुझे अंगूठी खोजने में मदद की। लू वांग ने यहाँ काम करने वाली महिलाओं की ओर इशारा करते हुए गरजते हुए कहा। यह सही है, राजकुमार वांग हमारे साथ थे। वो ऐसा नहीं कर सकते थे। आप ही होंगे। ओह, हम आपके बारे में कितने गलत थे। आपको खुद पर शर्म आनी चाहिए। महिला ने एक शाही व्यक्ति से बात करने का साहस जुटाते हुए जवाब दिया। लेकिन उनकी नजर में न्यायप्रिय और सच्चे लू वांग यहाँ थे, इसलिए उन्हें बस ईमानदार होने की जरूरत थी। अब तुम्हें क्या कहना है? मेरे बिना तुम यहाँ अकेली होती, लू वांग ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। अगर ये तुमने नहीं किया है तो किसी और ने किया होगा। मैं वास्तव में यहाँ नहीं था, दक्ष ने भौहें सिकोड़ते हुए जवाब दिया। तो तुम खुद को निर्दोष बताते हो? लू वांग ने आंखें मूंदते हुए पूछा। हाँ, मैं उतना ही निर्दोष हूँ जितना कोई हो सकता है, दक्ष ने जवाब दिया। ठीक है,
भले ही मुझे तुम पर शक है, लेकिन मैं मिंग्यू की वजह से तुम पर भरोसा करूंगा। अगर तुम नहीं भी हो तो शायद किसी और ने ये घिनौना काम किया होगा। लू वांग ने अपनी ठुड्डी रगड़ते हुए कहा, अब सच्चाई क्या है ये तो सिर्फ ये लड़की ही बता सकती है। हम उसके जागने का इंतजार करेंगे, तब सच्चाई आप सबके सामने आ जाएगी। लू वांग ने अपना हथियार नीचे करते हुए सिर हिलाया। दक्ष ने भी ऐसा ही किया। सहमत हूँ, जो भी है उसका जल्द ही पर्दाफाश हो जाएगा, दक्ष ने कहा। उसे अभी भी समझ में नहीं आ रहा था कि उसके पास इससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। इस बीच आप उस महिला के करीब नहीं आ सकते। मैं नहीं चाहता कि आप सबूत मिटाने के लिए उसे मार दे, इसलिए जब तक उसका इलाज यहाँ से दूर नहीं हो जाता तब तक आप मेरे साथ रहेंगे, लू वांग ने कहा। नहीं, मैं असहमत हूँ। क्या होगा अगर मैं उससे दूर रहूं और असली अपराधी ने उसे मार दिया? सच्चाई दब जाएगी और मैं अपनी बेगुनाही साबित नहीं कर पाऊंगा। हम दोनों को उसे सुरक्षित रखने के लिए उसके पास रहना चाहिए, दक्ष ने सुझाव दिया। जबकि मैं तुम पर नजर रखूंगा, तुम मुझ पर नजर रख सकते हो। ठीक है, लू वांग ने सहमति जताते हुए महिलाओं की ओर देखा। उसे इलाज के लिए ले जाओ, हम तुम्हारे पीछे ही आएंगे। 3 घंटे बीत चुके थे। हेलो दोस्तों, ये हमारा वीडियो है। वीडियो को आप ले सकते हैं, हमें कोई समस्या नहीं है। नॉवेल ऑफ किंग चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक, शेयर और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करना। अगले पार्ट के लिए धन्यवाद। दक्ष और लू वांग एक कमरे में खड़े थे। उनके सामने एक बिस्तर बिछा था जिस पर चादर ओढ़े बेहोश महिला लेटी हुई थी। दक्ष उस कमरे में इधर उधर घूम रहा था जहां बेहोश महिला बिस्तर पर लेटी हुई थी। सोच रहा था कि आखिर वह कौन व्यक्ति होगा जिसने उसे मजबूर किया होगा और उन्हें कमरे के अंदर क्यों रखा गया था। ऐसा क्यों लगा कि यह कोई मतलब नहीं रखता। कोई भी अजनबी उनके कमरे में ऐसा करने के लिए नहीं घुसेगा। अगर दक्ष और दूसरे लोग अंदर घुस जाते तो पकड़े जाने का खतरा बहुत ज्यादा था। उसे अभी भी लू वांग पर संदेह था, इसीलिए वह महिला को सुरक्षित रखने की कोशिश कर रहा था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि लू वांग उसे चुप कराने के लिए कुछ न कर सके। उसके पास गवाह थे, इसलिए वो सुरक्षित था। अगर महिला मर जाती तो सारा दोष उस पर आ जाता और उसके पास अपनी बेगुनाही साबित करने का कोई रास्ता नहीं होता। कमरे में दाखिल हुए उन्हें 3 घंटे हो चुके थे, लेकिन महिला अभी भी नहीं उठी थी। आपको क्या लगता है उसे होश में आने में कितना समय लगेगा? दक्ष ने बेहोश महिला के पास बैठी महिलाओं से पूछा। महिलाएं अब भी उसे अपराधी मानती रहीं और उसे घृणा भरी निगाहों से देखने लगीं।